दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 10th मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए हम लोग साइंस का मॉडल पेपर देखेंगे। और दोस्तों ये साइंस का चौथा मॉडल पेपर है। तो अगर आप लोग इसके पिछले वाले मॉडल पेपर को नहीं देखे हैं तो जा करके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, क्योंकि जितने भी मॉडल पेपर हैं वो फाइनल परीक्षा के लिए यानी कि एनुअल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मॉडल पेपर से क्या होता है कि सभी चैप्टर का रिवीजन एक साथ होता है, तो आप लोग मॉडल पेपर पर विशेष ध्यान दें। और दोस्तों सभी मॉडल पेपर के प्रश्न को अच्छी तरह से याद करें और जो प्रश्न याद है उसका रिवीजन करें ताकि आपको एग्ज़ाम के समय में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। और दोस्तों इस मॉडल पेपर में टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और आप जानते होंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, यानी कि टोटल 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों अब चैप्टर वाइज पढ़ने का समय नहीं है। तो आप लोग मॉडल पेपर पर विशेष ध्यान दीजिए। तो चलिए पहले की तरह हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन को। और दोस्तों ये पहला प्रश्न आपके लिए है कि कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है। तो दोस्तों इसका जवाब आपको खुद से देना है कि कौन सा अभिलक्षण है वो वंशागत नहीं है। तो देखिए जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है आँख का रंग है, बी है चमड़ी का रंग, सी है शरीर का आकार और डी है बालों की प्रकृति। तो दोस्तों बताइए कि इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, और जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न कहता है कि शुद्ध जल का पीएच मान। तो दोस्तों शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, क्योंकि शुद्ध जल होता है वो उदासीन होता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा प्रश्न को। देखिए तीसरा प्रश्न कहता है कि कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। दोस्तों कहता है कि कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो देखिए जो एल्किन सदस्य होगा वो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा। तो देखिए इसमें CH4 एल्केन का है, C2H6 ये भी एल्केन का है, C2H4 दोस्तों C2H4 यानी कि CN और H2N ये क्या है? एल्किन का सदस्य है। तो ये सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। और देखिए ये भी क्या है? एल्केन का सदस्य है। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। देखिए चौथा प्रश्न कहता है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। यानी कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कितना आबंध होता है। दोस्तों जैसे हाइड्रोजन का 2 परमाणु है तो इसके बीच में कितने बॉन्ड बनते हैं। तो दोस्तों हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड होता है? तो एक बॉन्ड होता है, यानी कि सिंगल बॉन्ड होता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, एक आबंध। चलिए उसके बाद देखते हैं पांचवें प्रश्न को। देखिए कहता है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। अब देखिए व्यापारिक मात्रक कहने का मतलब क्या हुआ, यानी कि जब हम लोग विद्युत ऊर्जा को कंज्यूम करते हैं, यानी कि घरों में विद्युत ऊर्जा का उपयोग करते हैं, तो उसमें एक यूनिट दिया जाता है। क्या दिया जाता है? यूनिट दिया जाता है, जिसे कहता है कि नहीं 6 रुपये यूनिट हो गया या फिर 5 रुपये यूनिट जो बिजली है वो उसका जो रेट है वो लगेगा। यानी कि उसका जो व्यापारिक मात्रक होता है वो क्या होता है? यूनिट होता है। इसको आप लोग जानते होंगे। यानी किसी को किलोवाट घंटा भी कहा जाता है, यानी कि KWH से डिनोट किया जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिए, कहीं यूनिट ना दे करके KWH यानी कि किलोवाट हावर दे दे। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, इसका सही उत्तर यही होगा। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं छठा प्रश्न को। देखिए छठा प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। दोस्तों कहता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के जो पूर्ण पाचन होता है वो कहाँ होता है, यानी कि किस स्थल पे होता है। तो दोस्तों हमारा उत्तर होगा छोटी आंत, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए सातवां प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है। तो दोस्तों कौन सा हार्मोन है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा इंसुलिन। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन। और दोस्तों इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिए।
चलिए उसके बाद देखते हैं 8वां प्रश्न। देखिए 8वां प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि किसी विद्युत धारावाही चालक, कहता है कि किसी विद्युत धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सहायक होता है। यानी कि कोई धारावाही चालक है, यानी कि कोई कंडक्टर है, उसमें उत्पन्न यानी कि उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना है, तो हम लोग किसका सहायता लेंगे। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ए में दक्षिण हस्त अंगूठा नियम, बी है फ्लोमिंग का वाम हस्त नियम, सी है फ्लोमिंग का दक्षिण हस्त नियम और डी है इनमें से सभी। तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का दिशा हम लोग तीनों की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं 9वां प्रश्न को। देखिए 9वां प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहता है ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में होता है, यह प्रक्रम संपन्न होता है, यानी कि यह प्रक्रम है वो कहाँ संपन्न होता है। तो दोस्तों यह जो प्रक्रिया है वो कोशिका द्रव में संपन्न होता है। कहाँ होता है, कोशिका द्रव में, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं 10वां प्रश्न को। देखिए 10वां प्रश्न कहता है कि किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं हो सकता है। यानी कि कोई प्रोटॉन का कह रहा है कि कौन सा गुण है जो चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं हो सकता है। तो दोस्तों जो संवेग होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग 11वां प्रश्न। देखिए कहता है एक प्रारूपी सौर सेल, दोस्तों कहता है कि एक प्रारूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है। अब देखिए सौर सेल आप लोग समझते होंगे। तो दोस्तों सौर सेल क्या होता है, तो जो हमारे छत पे सोलर प्लेट लगाया जाता है, जो सोलर प्लेट लगाया जाता है वो छोटे छोटे सौर ऊर्जा को सीरीज में जोड़ करके बनाया जाता है। इस तरह से देखिए छोटा छोटा सौर ऊर्जा यानी कि लगा हुआ रहता है। तो कहता है कि इसमें जो एक सौर सेल होता है, इसमें जो एक यहाँ पर सौर सेल है, बहुत सारे सौर सेल मिलाकर एक सोलर प्लेट बनाया जाता है जिससे हम लोग विद्युत उत्पादन करते हैं। तो जो इसमें एक सौर सेल होता है उसका वह मतलब कि कितना विद्युत विभवांतर यानी कि कितना पोटेंशियल विकसित कर सकता है। तो दोस्तों जो एक सौर सेल होता है वो 0.5 से 1 वोल्ट तक का विद्युत उत्पादन कर सकता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान में रखिए। चलिए उसके बाद देखते हैं 12 नंबर सवाल को। देखिए 12वां सवाल कहता है कि कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को कहा जाता है। यानी कि कर्नाटक में जल संग्रह स्थान को क्या कहा जाता है, तो सुरंगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुरंगम, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखिए 13वां सवाल, ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए कहता है कि एक कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेश के तुल्य होता है। तो दोस्तों एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन में समाये यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन के आवेश के तुल्य होता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 6.25 गुने 10⁻18 कितना होता है, 10⁻18 होता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिए। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। देखिए ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखिए इसको कैसे पता लगाना है कि कौन संतृप्त है और कौन असंतृप्त है। तो देखिए ध्यान दीजिए, अगर एल्केन का सदस्य रहेगा, एल्केन का रहेगा तो हो जाएगा संतृप्त। कैसा हो जाएगा, संतृप्त हो जाएगा। और अगर एल्किन और एल्काइन का सदस्य रहेगा तो हो जाएगा असंतृप्त। तो देखिए मेथेन क्या है, एल्केन का है। एथेन ये भी एल्किन का है। एथीन ये क्या है, एल्किन का सदस्य है। तो दोस्तों जब एल्किन का सदस्य रहेगा तो वह असंतृप्त हो जाएगा, यानी कि अनसैचुरेटेड होगा। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, एथीन। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 15 नंबर सवाल कहता है कि एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन के कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। दोस्तों ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। कहता है कि एल्कोहल में उबले पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालने पर जो पत्ती का रंग है वो कैसा हो जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा नीला, यानी कि हरा पत्ती है वो नीला में परिवर्तित हो जाता है। चलिए उसके बाद देखिए 16 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज
प्रिज्म में, यानी कि कैसा प्रिज्म है, समबाहु त्रिभुज प्रिज्म है। कहता निर्गत कोण और विचलन कोण क्रमशः 40 डिग्री और 30 डिग्री है, तो आपतन कोण होगा, तो दोस्तों आपतन कोण कितना हो जाएगा, तो 50 डिग्री हो जाएगा। इसको आप लोग त्रिभुज के इस तरह से समकोण बना करके निकाल सकते हैं, यानी कि यह 40 डिग्री है और यह 30 डिग्री कोण बना रहा है, तो यह कितना डिग्री कोण बनाएगा, तो इसको इस तरह से आप लोग शॉर्टकट में बना सकते हैं। कितना डिग्री होगा, 50 डिग्री हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 17 नंबर सवाल। देखिए 17 नंबर सवाल ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए कहता है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी। अब देखिए उत्तल लेंस है इसलिए इसका फोकस दूरी होगा वो प्लस में होगा, और 1 डायोप्टर है यानी कि कितना 100 सेंटीमीटर, तो प्लस 100 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में कौन वायरस संक्रमित रोग है। दोस्तों बताना है कि कौन वायरस संक्रमित रोग है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है गोनोरिया, सिफिलिस, HIV यानी कि एड्स, और डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो तीनों दिया गया है वो यौन संचरित रोग है। कौन सा रोग है, यौन संचरित रोग है। लेकिन इसमें से वायरस के द्वारा कौन सा रोग होता है, यानी कि विषाणु के द्वारा एड्स होता है। कौन सा रोग होता है, HIV पॉजिटिव होता है, वो वायरस के कारण होता है, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न को। देखिए कहता है कि पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना। कहता है कि पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है। तो दोस्तों यह रसायनानुवर्तन होगा। कैसा परिवर्तन, तो रसायनानुवर्तन हो जाएगा, यानी कि रसायन यानी कि केमिकल के दिशा में हो जाएगा, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 20वां प्रश्न। देखिए 20वां प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होता है। दोस्तों एड्रीनलिन हार्मोन है वो अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है। कहाँ से, अधिवृक्क ग्रंथि से, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखते हैं 21वां सवाल। देखिए कहता है कि एसिटिक अम्ल का तनु विलयन, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, यह सिरका सी गंध देता है, यह प्याज सी गंध देता है, यह सड़े अंडे सी गंध देता है, और डी है यह सड़े मांस सी गंध देता है। तो देखिए जो एसिटिक अम्ल है वो कैसा गंध देगा, तो वह सिरका सा गंध देगा। कैसा देगा, सिरका की तरह, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखिए 22वां प्रश्न, ये भी बहुत बार हम बता चुके हैं। देखिए कहता है कि जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तो इस विलयन का रंग होता है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, बैगनी होता है। यानी कि जब अम्लीय और क्षारीय नहीं होता है तो इसका बाय डिफॉल्ट कैसा रंग होता है, बैगनी रंग होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद है। दोस्तों श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है, तो देखिए श्वसन क्रिया के बाद क्या बनता है, CO2 बनता है और H2O बनता है और ऊर्जा बनता है, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में किस रंग का अपवर्तनांक अधिक है। दोस्तों किस रंग का अपवर्तनांक अधिक है, यानी कि सबसे ज़्यादा विक्षेपण किस रंग का होता है, तो बैंगनी रंग का होता है, यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 25वां प्रश्न। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अधातु है। निम्नलिखित में से कौन अधातु है, तो दोस्तों कार्बन, सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, ये चारों में कौन अधातु है, तो यहाँ पर हो जाएगा कार्बन हो जाएगा अधातु। इसको आप लोग याद रखिए, हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि सल्फर परमाणु के बहत्तम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाहरी कक्षा में, तो सल्फर के कितना परमाणु संख्या होता है, तो सल्फर का परमाणु संख्या होता है 16। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खींचेंगे तो कितना होगा, पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8, 8 2 10, और तीसरा कक्षा में 6 हो जाएगा, यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बाहरी कक्षा में कितना होगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 27वां प्रश्न को। देखिए कहता है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। तो दोस्तों ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो इसमें ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, तो ऑक्सीजन का 6 परमाणु है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 28वां क्वेश्चन।
देखिए 28वां प्रश्न कहता है कि नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब यानी कि दर्पण के सामने रखे गए वस्तु की दूरी ली जाती है। तो दोस्तों दर्पण के सामने यानी कि दर्पण यहाँ पर है और इसके सामने कोई वस्तु है, इस तरह से कोई वस्तु है, तो इसका जो दूरी लेंगे यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कि 10 मीटर है, तो क्या लेंगे u बराबर हम लोग लेते हैं -10 मीटर लेते हैं। क्या लेते हैं? -10 मीटर लेते हैं यानी कि ऋणात्मक लेते हैं। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि पीतरस कहाँ से स्रावित होता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पीतरस है वो कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत से स्रावित होता है। लेकिन जमा कहाँ होता है? कहता है कि संग्रह कहाँ होता है? तो पित्ताशय में होता है। पीतरस का संग्रह पित्ताशय में होता है और यह स्रावित यानी कि कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत से स्रावित होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है। तो दोस्तों मलेरिया परजीवी कौन है? तो प्लाज्मोडियम है। कौन है? प्लाज्मोडियम यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। दोस्तों एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है एरोडीकरण। क्या कहलाती है? एरोडीकरण कहलाती है। यानी कि हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। यानी कि एल्यूमिनियम के सतह पर, दोस्तों एल्यूमिनियम का जो चदरा होता है या फिर एल्यूमिनियम का कुछ भी हो, इसके सतह पर क्या होता है? ऑक्साइड की यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक परत जम जाती है और इसी के कारण एल्यूमिनियम पर कभी जंग नहीं लगता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, ये भी लॉजिक वाला सवाल है। देखिए कहता है कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। दोस्तों सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु यानी कि हम लोग अधिकतम अपने आँखों से कितनी दूर तक देख सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग कितनी दूर तक देख सकते हैं? तो अनंत तक देख सकते हैं। यानी कि दूर बिंदु हो जाएगा अनंत और कहेगा कि न्यूनतम बिंदु, तो न्यूनतम बिंदु हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। इसको आप लोग ध्यान में रखिए। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मक के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों इसको इंग्लिश में बता देते हैं। वैश्विक ऊष्मक मतलब इंग्लिश में इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। दोस्तों कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो उत्तरदायी है। अब देखिए सवाल ये बनता है कि अगर आपको पूछ दे 2 मार्क्स में कि बताइए कि वैश्विक ऊष्मक या ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो देखिए आपको समझा देते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। उसके बाद आप अपने बोर्ड परीक्षा में आसानी से इसको लिख पाएंगे। तो देखिए क्या होता है कि मान लीजिए ये पृथ्वी है और यहाँ पर क्या है? सूर्य है। और दोस्तों ये सूर्य है तो इसका जो प्रकाश होगा वो कहाँ आएगा? पृथ्वी पर डायरेक्ट आएगा। पृथ्वी पर इसका प्रकाश डायरेक्ट आता है, या तो जान लीजिए। अब देखिए इसमें क्या है? एक मोटी वायुमंडल की परत है। अब देखिए वायुमंडल में कौन सा गैस है? CO2 गैस भी है, बहुत सारा गैस है। लेकिन जो CO2 गैस में एक गुण क्या होता है कि इससे जो प्रकाश आ रहा है वो पृथ्वी पर डायरेक्ट आकर टकराता है, उसके बाद पूरा पृथ्वी से डायरेक्ट ऊपर की ओर लौट जाता है। तो ऊपर की ओर जब लौटने लगता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहता है रुको, कहाँ जा रहा है? यहाँ रुको। तो यहाँ पर वह वायुमंडल में ही रुक जाता है। इसी कारण क्या होता है कि वायुमंडल हमारा गर्म हो जाता है। इसलिए जब सूर्य का प्रकाश यानी कि जब सूर्य उगता है तो हमें गर्मी की अनुभूति होती है। यह किसके कारण होती है? तो CO2 गैस के कारण होती है। तो आपको क्या करना है? यही आपको लिख देना है कि CO2 गैस है जो ऊष्मा को अवशोष कर लेता है। इसके कारण वायुमंडल है वो पूरी तरह से गर्म हो जाती है। तो और इसी को क्या कहा जाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, यानी कि वैश्विक ऊष्मक कहा जाता है। जिसको आप लोग इस तरह से याद रखिए। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि कौन सा अजैव निम्नीकरण कचना है। दोस्तों कौन अजैव निम्नीकरण कचना है? तो देखिए आपको दिया हुआ ऑप्शन टिश्यू पेपर, केले का छिलका, थर्मोकोल, इनमें से सभी। तो दोस्तों इसमें उत्तर हो जाएगा थर्मोकोल। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। दोस्तों किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो हमारा उत्तर होगा उत्तल लेंस। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 36 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए। देखिए 36वां सवाल कहता है कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटाने के उपरांत कहता है कि संयोजित प्रतिरोधों की कुल प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोध पर क्या असर पड़ेगा। अब देखिए ये प्रश्न क्या है? समांतर क्रम में यानी कि जितने भी प्रतिरोध हैं वो इस तरह से समांतर क्रम में जुटे हुए हैं। मान लीजिए कि 3-4 प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध है वो समांतर क्रम में जुटा हुआ है।
देखिए इस तरह से मान लीजिए कि सभी 2-2 ओम का है, 2-2 ओम का है, तो इसका कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 यानी कि कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब क्या है कि इसमें एक घटा दिया, इसमें एक घटा दिया, तो अब कितना बच गया, तो 1/2 प्लस 1/2 कितना हुआ, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/2 यानी कि हो गया कितना, 1। पहले 3/2 था यानी कि 1.5 था, अब 1 हो गया। अब तो देखिए जब जैसे जैसे हम लोग इसको घटाते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे इसको घटा रहे हैं तो इसका जो कुल प्रतिरोध है वो कितना हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। पहले देखिए 3/2 था यानी कि आधा था, उसके बाद कितना हो गया, 1 हो गया, उसके बाद क्या होगा, फिर 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, फिर कुल प्रतिरोध 2 हो जाएगा। यानी कि पहले था 3/2, फिर 1 घटाएं तो कितना हो गया, 1 हो गया, फिर 1 घटाएं तो कितना हो गया, 2 हो गया। तो उसी प्रकार से देख रहे हैं कि यह कैसे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि समांतर क्रम में जब हम लोग प्रतिरोधों की संख्या घटाते हैं तो उसका जो कुल प्रतिरोध है वो क्या होता है, बढ़ता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए उसके बाद कहता है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। दोस्तों कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो कवक है वो जो मरे हुए जीव होते हैं उससे अपना पोषण प्राप्त करता है, यानी कि यह मृतजीवी पोषण है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। दोस्तों विद्युत शक्ति को कौन सा पद है वो निरूपित करता है, तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा I²R। क्या होगा, I²R, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए आप लोग जानते होंगे ओम के नियम से कि V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है IR। अब पावर बराबर क्या होता है, पावर बराबर होता है VI, यानी कि वोल्टेज गुने क्या होता है, करंट। P बराबर VI और V बराबर IR। अब देखिए क्या पूछ रहा है कि पावर बराबर कौन सा पद है वो पावर को निरूपित करता है, तो इसमें देखिए क्या है, करंट है और रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर देखिए करंट है और रेजिस्टेंस यानी कि वोल्टेज से इसको हम लोग अति कर देंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए V बराबर हो जाएगा क्या चीज़, तो यहाँ पर देखिए इसमें इसको है जो इसको इसमें हम लोग जब हम लोग मान पुट करेंगे तो क्या होगा, V बराबर IR है, तो यहाँ पर R बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी R नहीं करना है हमको, V की जगह पर IR रख देना है। तो देखिए P बराबर VI, तो V की जगह पर IR रखेंगे और फिर गुने I, तो देखिए I क्या हो जाएगा, I² हो जाएगा और इंटू R हो जाएगा, यानी कि I²R। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है निम्न में से कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है। दोस्तों कौन सा अंग है वो संवेदीग्राही नहीं है, तो देखिए इसमें से कौन संवेदीग्राही नहीं है, तो देखिए उसके ऑप्शन दिया हुआ है कान, आँख, नाक और दिमाग। तो दोस्तों दिमाग है वो संवेदीग्राही नहीं है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है कि किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पक्ष दृश्य, माने कि पीछे का जो दृश्य, पीछे का पक्ष दृश्य दर्पण यानी कि पीछे का दृश्य देखने के लिए जो दर्पण उपयोग किया जाता है वो कौन सा दर्पण होता है, तो दोस्तों वह होता है उत्तल दर्पण। कौन सा होता है, उत्तल दर्पण होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में फिगर है वो छोटा छोटा बनता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। उसके बाद देखिए कहता है किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है, तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होता है लाल रंग का और सबसे कम होता है बैगनी रंग का, यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि समजात अंगों का उदाहरण है। तो दोस्तों इसको बहुत बार बता चुके हैं कि इसका उत्तर जो होगा हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, यानी कि कुत्ते का जो अगला पैर होता है वो। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है निम्न में से कौन उत्तम ऊर्जा का स्रोत है। दोस्तों उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा होगा, तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है कोयला, लकड़ी, पेट्रोल, बायोमास। तो दोस्तों इसमें उत्तम कौन सा हो जाएगा, इसमें उत्तम हो जाएगा बायोमास, यानी कि इसको जलाने पर बहुत कम मात्रा में प्रदूषण उत्सर्जित होता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि, अंडाशय और वृष्ण। तो दोस्तों इसमें जो अंडाशय है वो अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि फ्लोमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी, यानी कि जो बाएं हाथ की तर्जनी उंगली है वह किसकी संकेत करती है, तो वह चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को संकेत करती है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है उसको शो करती है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 46 नंबर सवाल कहता है कि निम्न में कौन
गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। दोस्तों गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कौन नहीं होगा? तो देखिए दिया हुआ ऑप्शन ए में गंगा में मछली पालना, तो दोस्तों ये प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और बाकी तीनों ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए, देखिए तीनों होगा वो प्रदूषण के लिए ही उत्तरदायी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि पुष्प का यानी कि फूल का नर जननांग कहलाता है। दोस्तों पुष्प का जो नर जननांग है वो क्या कहलाता है? पुंकेसर कहलाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है, यानी कि दूरदृष्टि, यानी कि दीर्घ दृष्टि को ही दूरदृष्टि कहा जाता है। तो दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद देखिए 49वां क्वेश्चन कहता है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? इसी को ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखिए 50वां क्वेश्चन, और ये अंतिम प्रश्न है। कहता है कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो दोस्तों कौन सा पदार्थ है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो हमारा उत्तर होगा क्षार। और पूछेगा कि कौन सा पदार्थ नीला लिटमस को लाल कर देता है? तो क्या होगा? अम्ल होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि अब आपके पास एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है, तो आप लोग तैयारी में लग जाइए।